तो आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। बुधवार से शुरू हो रहे संसद के शीतकालीन सत्र से पहले सत्ता पक्ष और विपक्ष अपनी अपनी रणनीति बनाने में लगे हुए हैं। आज शाम पीएम मोदी की अध्यक्षता में सत्ताधारी एनडीए की अहम बैठक हुई और बैठक में प्रधानमंत्री ने कहा कि नोटबंदी के फैसले पर देश की जनता सरकार के साथ है। ऐसे में विपक्ष के दबाव में झुकने का सवाल ही नहीं है। पीएम मोदी ने कहा कि विपक्ष सरकार की कोशिशों को नाकाम करने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने कहा कि हमें विपक्ष के दबाव में नहीं आना चाहिए और पूरी ताकत के साथ उनका जवाब देना चाहिए। एनडीए की बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अनंत कुमार ने बताया कि गठबंधन के सभी सहयोगियों ने भ्रष्टाचार, कालाबाजारी और काले धन के खिलाफ सरकार के उठाए कदम का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि सभी घटक दलों ने एक सुर में एक साथ नोटबंदी के फैसले का स्वागत किया है। With regard to this historic, bold, revolutionary decision of taking the war against corruption and black money, everybody said we should move forward. Everybody said from the feedback they get from their constituencies and the states, they all said there is overwhelming support in favor of the move. सभी मित्र पक्षों ने एकजुट होकर के एक साथ माननीय प्रधानमंत्री जी ने भ्रष्टाचार, कालाधन और जो जाली नोट है और उसके आधार पर पनपते हुए जो आतंकवाद के खिलाफ एक प्रहार किया, उसका सराहना की। उधर एनडीए के सहयोगी भी नोटबंदी के फैसले का समर्थन कर रहे हैं। एलजेपी अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने नोटबंदी के सरकार के फैसले पर खुशी जाहिर की है। इसके साथ ही शिवसेना ने भी नोटबंदी के फैसले का स्वागत किया है। और बैठक में ये कहा गया कि दो स्ट्राइक हुए हैं। एक सर्जिकल स्ट्राइक हुआ है जो बॉर्डर के दुश्मनों के साथ में खिलाफ में है, और दूसरा जो इकोनॉमिक जो भ्रष्टाचार है उसके खिलाफ में सर्जिकल स्ट्राइक हुआ है। जहां जहां जब डिस्कशन हुआ, उसमें हुआ, बाहर हुआ, तो हमारे विपक्षी नेता यही बात के ऊपर जोर दे रहे थे। लेकिन ये निर्णय सही टाइम पे और ऐसा लिया गया कि किसको पता भी नहीं चला, और यही होना जरूरी था कि जो हो गया। और इससे पहले आज दिन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी को लेकर विरोधियों पर तीखा हमला बोला। यूपी के गाजीपुर में बीजेपी के चुनाव प्रचार का शंखनाद करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आपातकाल लगाकर देश को 19 महीने जेल खाना बना देने वाली कांग्रेस आज नोटबंदी से लोगों को हो रही तकलीफ पर राजनीति कर रही है। पीएम ने कहा कि उनके फैसले की अगर बात करें तो गरीबों की पसंद कड़क चाय की तरह ही होते हैं। ये पवित्र धरती के हम नमन करने वाले, एक ही धरती पर एक ही गांव से 5,000 से ज्यादा जवान देश का सेना में भी देश का रक्षा खातिर काम करेगा। इस धरती के बार बार नमन। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी रैली की शुरुआत भोजपुरी के साथ कुछ इसी अंदाज में की। यूपी में बीजेपी का चुनावी शंखनाद करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण में विरोधियों पर चुन चुन कर हमले किए। कांग्रेस पर हमला बोलते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज जनता की चिंता करने वाली कांग्रेस ने ही 19 महीने आपातकाल लगाकर इस देश को जेलखाना बना दिया था। बीएसपी अध्यक्ष मायावती पर निशाना साधते हुए मोदी ने कहा कि अब नोटों की मालाएं कहां से आएंगी। आपने तो 19 महीने आपातकाल लगा करके, इमरजेंसी ला करके इस देश को जेल खाना बना दिया। वो नोटों की मालाएं ऐसी ऐसी मालाएं लगती थी, मुंडी भी दिखती नहीं थी। गाजीपुर के आरटीआई मैदान पर जुटी भारी भीड़ को संबोधित करते हुए मोदी ने कहा कि काले धन पर जनता से उन्होंने जो वादा किया था वो उसी को पूरा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनके फैसले गरीबों की पसंद कड़क चाय की तरह होते हैं। पीएम ने कहा कि गरीब चैन की नींद सो रहा है,
अमीर नींद की गोली खरीद रहा है। गरीब को जरा कड़क चाय ज्यादा अच्छी लगती है। अब मुझे वो बचपन से आदत है, तो जरा मैंने कड़क लिया कि गरीब चैन की नींद सो रहा है और अमीर नींद की गोलियां खरीदने के लिए बाजार में चक्कर काट रहा है। पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती के मौके पर पीएम मोदी ने गाजीपुर में 3 परियोजनाओं की आधारशिला रखी, साथ ही कोलकाता के लिए नई ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाई। आज मैंने 14 नवंबर जानबूझ करके चुनी है यहाँ आने की, क्योंकि पंडित जी के जन्मदिन पर देश को गुमराह करने वाले लोगों को पता चले कि 62 में जो बात हुई थी 2016 में मेरे आने तक आपने उस पर नजर नहीं की थी। बहरहाल 500 और 1000 के नोटों पर बैन के बाद उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री की ये पहली रैली थी, इसलिए पीएम मोदी के भाषण में नोटबंदी का मुद्दा छाया रहा। लेकिन जिस अंदाज में मोदी ने विरोधियों पर हमला बोला, उससे विरोधियों की त्योरियां चढ़ना लाजमी है। गाजीपुर से अमित कुमार सिंह, इंडिया 24/7। उधर बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने पीएम मोदी पर पलटवार करने में देर नहीं लगाई और माया ने मोदी की रैली को फ्लॉप करार दिया। माया ने पैसे देकर भीड़ बुलाने का आरोप लगाया। मायावती ने कहा कि नोटबंदी के कारण भारत बंद जैसे हालात हैं और इसके साथ ही मायावती ने कहा कि यूपी के टुकड़े करने से ही पूर्वांचल का विकास संभव है। आज की जो गाजीपुर की रैली हुई बुरी तरीके से फेल हुई है। इन्होंने जो सरकारी रेल है उसका राजनीतिकरण कर दिया और बिना भाड़े के बिना किराए के तो रैली में लोगों को लाया गया। क्या श्री नरेंद्र मोदी ये जवाब देंगे, अपने गिरेबान में झांक कर देंगे वो कितने दूध के धुले हैं? दूसरों को सलाह देने से पहले खुद तो ये बताएं कि वो भ्रष्टाचार के ऊपर अंकुश लगाने के मामले में तो अपने लिए वो कितने साफ सुथरे हैं। पूर्वांचल के लोगों की लंबे अरसे से डिमांड रही है, बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, कि उनका अपना अलग से स्टेट बनना चाहिए और ये काम तो सेंट्रल गवर्नमेंट को करना है। और जब उत्तर प्रदेश में मेरी सरकार थी तो हमारी पार्टी की सरकार ने तो पूर्वांचल अलग से स्टेट बनना चाहिए, बुंदेलखंड अलग से स्टेट बनना चाहिए, पश्चिमी यूपी अलग से स्टेट बनना चाहिए, अवध अलग से स्टेट बनना चाहिए। तो इसको लेकर तो विधानसभा से प्रस्ताव पारित करा के सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भेजा हुआ है। और उधर लखनऊ में एक कार्यक्रम में नोटबंदी पर तंज कसते हुए यूपी के सीएम अखिलेश यादव ने कहा कि जिन्होंने तकलीफ दी है उन्हें भी अंदाजा नहीं था कि कितने दिन में तकलीफ दूर होगी। अभी तो खुशी खुशी जापान से लौटे और दुख में बदल गए गोवा में, और आगे भी 50 दिन और लगेंगे। लेकिन सही मायने में हिसाब किताब हम लोग लगाएं, ये जो परेशानी है कि उत्तर प्रदेश बड़ा प्रदेश है। मैंने अध्यक्ष जी से किसी से कहा कि ऐसा करिए, मुझे जानकारी दे दो कि बैंकों में कितना पैसा पहुंच गया जो बदलना है, या हमारी ब्रांचेस में कितना पहुंच गया। अगर वो आंकड़ा हम देखें और ठीक ठाक देखें तो हो सकता है हम लोगों को 2 महीना 2.5 महीना अभी 2 महीना 2.5 महीने लगा, हो सकता है उससे ज्यादा भी समय लग जाए। और 500 और 1000 के नोट बंद किए जाने के बाद कैश की समस्या से जूझ रहे लोगों को सरकार ने कई राहत दी है। इमरजेंसी सेवाओं के लिए पुराने नोट चलने की सीमा 14 नवंबर से बढ़ाकर 24 नवंबर तक कर दी गई है। अस्पताल, पेट्रोल पंप, सीएनजी पंप, मेडिकल स्टोर पर पुराने 500 और 1000 के नोट अब 24 नवंबर तक चल सकेंगे। एटीएम से अब 2000 रुपए के बजाय 2500 रुपए निकाले जा सकते हैं और बैंक से नोट बदलने की सीमा 4000 के बदले 4500 रुपए होगी। वहीं बैंक में दिव्यांगों और बुजुर्गों के लिए अब अलग से लाइन लगेगी। इसके अलावा बिजली के बिल जमा करने और प्राइवेट मेडिकल स्टोर पर भी पुराने नोट लिए जाएंगे। इसके अलावा सरकार ने अब 18 नवंबर तक के लिए हाईवे पर सभी टोल प्लाजा को फ्री कर दिया है।
लोगों को हो रही दिक्कतों को देखते हुए पहले 11 नवंबर फिर 14 नवंबर तक टोल प्लाजा को फ्री करने का आदेश दिया गया था, जिसे अब 18 नवंबर तक के लिए बढ़ा दिया गया है। और एटीएम से पैसे निकालने वालों के लिए एक अच्छी खबर है, अब आप एटीएम से कितनी बार भी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। अब एटीएम ट्रांजैक्शन पर चार्ज नहीं लगेगा। आरबीआई की ओर से कहा गया है कि एटीएम का इस्तेमाल पर कोई चार्ज नहीं लगेगा। एटीएम ट्रांजैक्शन पर यह छूट 30 दिसंबर तक मिलेगी। 500 और 1000 रुपए के नोट बैन हो गए हैं और इस बैन पर हर किसी को इसने परेशान किया है। और आपको बताएं कि बैंक और एटीएम के बाहर लंबी लंबी लाइनें लग रही हैं, लंबी कतारें लगी हैं। लोग खर्चों में कटौती को मजबूर हुए हैं, लेकिन क्या होगा इसका लॉन्ग टर्म इंपैक्ट और इसका इकोनॉमी पर भी क्या असर होगा। जिस तरह से बैंकों के पास नकदी आ रही है, उससे उम्मीद बढ़ी है कि ब्याज दरें भी घटेंगी। साथ ही ब्लैक मनी पर लगाम लगने से घरों की कीमत गिरने की भी उम्मीद बढ़ी है। इस पर पूरा एक रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। नोट बैन से बढ़ा बैंकों का खजाना। सस्ते होंगे होम और कार लोन। ब्लैक मनी पर लगाम से सस्ती होगी प्रॉपर्टी। $500 और 1000 रुपए के नोट पर पाबंदी से लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। बैंक और एटीएम के बाहर लंबी लाइनें लग रही हैं, लेकिन थोड़े समय के बाद हालात लोगों के फेवर में होने वाले हैं, क्योंकि नोट बैन के फैसले से बैंकों में भारी मात्रा में नकदी जमा हो रही है। पिछले 4 दिनों में बैंकों के पास 3 लाख करोड़ रुपए जमा हुए हैं। इनमें से करीब 76,000 करोड़ रुपए सिर्फ एसबीआई में जमा हुए हैं। ये आंकड़ा 10 नवंबर से लेकर अब तक का है। आम दिनों में इतनी बड़ी रकम बैंकों में जमा होने में करीब 2 से 3 महीने का वक्त लगता है। पैसा जमा कराने के लिए लोगों के पास अभी और वक्त है। अनुमान है कि नोटबंदी के चलते बैंकों के पास 8 से 10 लाख करोड़ रुपए आएंगे। इनमें से 2.5 से 3 लाख करोड़ रुपए ब्लैक मनी होगी। बड़ी संख्या में लोग बैंकों में भीड़ छटने का इंतजार कर रहे हैं। यानी नोटबंदी के बाद बैंकों का खजाना रोज नई ऊंचाइयों को छू रहा है। इससे बैंकों की आर्थिक सेहत में भी सुधार हो रहा है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक कैश फ्लो बढ़ने से बैंकों का कर्ज का सस्ता होना तय है। बैंक लिक्विडिटी में सुधार के बाद ब्याज दरों में अच्छी खासी कटौती कर सकते हैं। इससे होम लोन के साथ साथ कार लोन भी सस्ती होगी। साथ ही टीवी, फ्रिज और एसी जैसे होम अप्लायंसेस भी लोन लेकर खरीदना सस्ता पड़ेगा। सरकार ने 500 और 1000 रुपए के नोट पर बैन लगाकर एक साथ 2 निशाने लगाए हैं। इससे झटके में बैंकों की लिक्विडिटी सुधरी है, तो दूसरी तरफ ब्लैक मनी को बड़ा झटका लगा है। यानी आने वाले दिनों में लोगों को सस्ते कर्ज के तौर पर इसका तोहफा मिलना तय है। और देश के अंदर नोटबंदी को लेकर सियासत चल रही है, लेकिन बॉर्डर पर टेंशन की अगर बात करें तो वो बरकरार है। दोनों तरफ से गोलीबारी चल रही है। पाकिस्तान की नापाक फायरिंग का हिंदुस्तान लगातार मुंहतोड़ जवाब दे रहा है। और आपको बता दें कि बीती रात भारतीय जाबाजों ने भीमबेड़ सेक्टर में 7 पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया। पाकिस्तान की सरकारी एजेंसी इंटर सर्विस पब्लिक रिलेशंस ने खुद ये बात कबूल की है। पाकिस्तान की सेना ने खुद ये दावा किया है कि इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशन की तरफ से जारी बयान के मुताबिक बीती रात भारत ने भीमबेड़ सेक्टर में सीज फायर का उल्लंघन कर पाकिस्तानी सैनिकों पर फायरिंग की। भीमबेड़ वही इलाका है जहां भारत ने 28 सितंबर की रात को पाकिस्तान के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दिया था। बता दें आपको कि सर्जिकल स्ट्राइक के बाद से बौखलाया हुआ पाकिस्तान लगातार सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है। अब तक 100 से ज्यादा बार सीज फायर का उल्लंघन पाकिस्तान के द्वारा किया जा चुका है। तो सर्जिकल स्ट्राइक के बाद से ही आपको बता दें कि पाकिस्तान लगातार बौखलाया हुआ, जैसा कि आपको बताया, और रोज सीज फायर का उल्लंघन किया जा रहा है पाकिस्तान की तरफ से। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान ने करीब 290 बार सीज फायर का उल्लंघन किया है। और पाकिस्तान की फायरिंग में बीएसएफ और सेना के 14 जवान शहीद हुए हैं। पाकिस्तान की फायरिंग में 12 आम लोगों की अगर बात करें, नागरिकों की, उनकी भी मौत हुई है। पाकिस्तान की फायरिंग की वजह से
एलओसी और सरहद के पास रहने वाले हजारों लोगों को अपना घर बार छोड़ना पड़ा है। बच्चों की पढ़ाई लिखाई ठप हो गई है, इससे काफी प्रभावित हुए हैं वो लोग। लेकिन पाकिस्तान है कि बाज नहीं आता। तो पाकिस्तान की गोलीबारी में शहीद जवान हर्षित भदौरिया का आज राजस्थान के बांसवाड़ा में अंतिम संस्कार किया गया। सुबह शहीद हर्षित का पार्थिव शरीर बांसवाड़ा पहुंचा। तो वीर सपूत को विदाई देने के लिए जनसैलाब उमड़ पड़ा। हर्षित के गांव ठेकरिया के आसपास रहने वाले हजारों लोग उन्हें नम आंखों के साथ विदाई देने के लिए पहुंचे। हर्षित का पार्थिव शरीर घर पहुंचते ही माता पिता और बहन का रो रो कर बुरा हाल हो गया। बावजूद इसके बेटे की शहादत पर उन्हें गर्व है। 11 नवंबर को हर्षित भदौरिया जम्मू कश्मीर के केरन सेक्टर में शहीद हुए थे। हर्षित 2014 में सेना की राजपूत रेजिमेंट में शामिल हुए और पहली पोस्टिंग पंजाब के बठिंडा में थी। माता पिता के इकलौते बेटे हर्षित ने अपने जन्मदिन के दिन ही शहादत हासिल की। उधर यूक्रेन की संसद में एक बार फिर मारपीट हुई है और सांसदों के एक गुट ने दूसरे गुट पर रूस से करीबी रिश्तों का आरोप लगाया और फिर इसी विवाद को लेकर उनके बीच मारपीट शुरू हो गई। ये तस्वीरें आप देखिए, देखते जाइए। А ну сядь на месте. Я перепрошую. Олег Валерійович, я зупиняю зараз ваш виступ. Я додам час. Я дам час. Вони їздять по Москвах і досі не в тюрмі. यूक्रेन में सांसदों के बीच ये मारपीट हाथापाई तस्वीरें आप देख रहे हैं। रूस से रिश्तों को लेकर ये सांसद भिड़ गए आपस में, फिर बीच बचाव करना पड़ा दूसरे सांसदों को। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद देखेंगे काशी की देव दीपावली।